बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है। पिछले कई दिनों से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस को घेर रहे हैं। पीएम मोदी कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस 2024 के लोकसभा इंतखाबात जीत गई तो SC ST और OBC के रिजर्वेशन को खत्म करके मुसलमानों में बांट देगी। पीएम अब चुनावी रैलियों में खुलकर बोल रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं SC ST और OBC का रिजर्वेशन छूने भी नहीं दूंगा। पीएम मोदी इससे पहले भी राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक रिजर्वेशन को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोल चुके हैं। पीएम के मुताबिक कांग्रेस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज बेबाक मुंसिफ में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन बयानात का मकसद क्या है, क्या कुछ असर 2024 के आम इंतखाबात पर असर पड़ेगा उनका, जो बाकी के फेज रह गए हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ हैं। मैं इनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ हैं सुमित शशांक साहब, आप बीजेपी से हैं, रोहन सिंह जी कांग्रेस से हैं, धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी से हैं और प्रभात त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूं। और पहला सवाल सुमित शशांक जी आप ही से हम करेंगे। पिछले कई दिनों से ये रिजर्वेशन का जो मुद्दा है अचानक ही आ गया है। अच्छा, रिजर्वेशन का मुद्दा ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर उठा रहे हैं या बीजेपी उठा रही है या एनडीए उठा रहा है, बल्कि इंडिया ब्लॉक के तमाम लीडर्स भी उठा रहे हैं और राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज में बीजेपी और खासतौर से प्राइम मिनिस्टर इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो बड़ा अहम है। और वो ये है कि ऐसा कहा जा रहा है, बार बार ऐसे दावे किए जा रहे हैं अलग अलग चुनावी रैलियों में कि जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, जो SC ST का रिजर्वेशन है, उसको कम कर दिया जाएगा या उसे खत्म कर दिया जाएगा और उठा करके वो मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस बयान में, कितनी सच्चाई है? क्या ये भ्रमित करने की मतलब एक तरीके से एक पूरी सोची समझी एक प्लानिंग है? चूंकि सियासत में और इंतखाबात के वक्त तो कुछ भी चलता है, कुछ भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर, क्या आपका रिएक्शन है सुमित जी? देखिए, इस पर फैक्ट पे बात करनी चाहिए। 1983 में एक वेंकट स्वामी आयोग बनता है और बाद में आप देखेंगे कि कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को OBC में शामिल कर दिया जाता है और जो लिंगायत संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय को OBC से बाहर कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि जब सनातन की बात होती है तो सनातन में वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ये दोनों ही एक तरीके से, कुछ लोग जो शिव में विश्वास रखते हैं, कुछ विष्णु में विश्वास रखते हैं, तो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। और पाशुपत संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय ये शैव धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो जो लोग गले में शिवलिंग धारण करते हैं और कहीं ना कहीं भगवान शिव को अपने हृदय में समाहित करने की बात करते हैं, उनको इन्होंने हटाने का काम किया। कहाँ पे हटाने का काम किया? तो कर्नाटक में हटाने का काम किया। तो लोगों के मन में डर भय तो है ना। अब रही बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात होती है, तो नरेंद्र मोदी जी ने सबके साथ सबके विकास के लिए कार्य किया है। आप देखेंगे कि जब 34 करोड़ लोगों को DBT के माध्यम से हमने उनके खातों में पैसा डालने का काम किया, तो क्या इसमें मुसलमान नहीं थे क्या? जब 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका इलाज हो रहा था, तो उनसे जाति और मजहब पूछ के कर तो इलाज करवाया नहीं गया। ये भी देखने की बात है। जब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया गया, तो इसमें जाति पूछकर और मजहब पूछ करके तो उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाला नहीं गया। 80 करोड़ लोगों को कोरोना की वैश्विक महासमस्या से हमने अनाज देने का काम किया और गरिमामय पूर्वक अनाज देने का काम किया। तो उसमें किसी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति आके बता दे कि उसको मुसलमान होने के कारण उसको अनाज नहीं दिया गया हो, तो ये भी समझने की बात है। तो कहीं ना कहीं ये समझना है कि कांग्रेस पार्टी का जो मूल चरित्र है ना, इसने मुसलमानों को वोट बैंक की तरफ प्रयोग किया। इसने हमेशा मुसलमानों को डराने का काम किया। इसने हमेशा मुसलमानों के हृदय में और मुसलमानों के दिलों में एक अनजाना सा भय क्रिएट करने का काम किया। इनके कारण मुस्लिम समाज जो है वो पृथक रहा और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका जो है वो शिक्षा से वंचित रहा। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता था कि एक कहावत है, अंधों में काना राजा। जब तक कहीं ना कहीं समाज को वो अंधा नहीं करेंगे, तब तक इनके जो काने युवराज हैं, जो एक के बाद एक आते रहे, ये राज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इनकी एक मानसिकता थी और उस मानसिकता को करने के लिए इन लोगों ने इस प्रकार की राजनीति पर चालें चली। आपने देखा कि विभिन्न क्षेत्र हैं और वहां भी बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, इन्होंने कभी भी बताया नहीं कि इन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या किया।
मुस्लिम समाज को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि 6,667 मदरसा जो कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ कागज पे चल रहे थे, ये भी देखना पड़ेगा ना, सपा की सरकार रही और 6,667 मदरसा जो है वो कागज पे चल रहे थे। तो बात अगर हम जैसे प्रवक्ता आकर के यहाँ पर कहें कि मदरसा में ये गलत ज्ञान देते हैं, मदरसा में बैठ करके मुस्लिम समाज को बरगलाने का काम करते हैं, तो कुछ लोग क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन उनको समझना है कि कागज पर चलने वाला मदरसा और कागज पे चलाने वाले जो लोग, ठीक है, वो मुसलमानों के हित ऐसी कैसे हो। चलिए समाजवादी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी के जो है धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण का लेवल ये है कि कागजों में भी आप जो है वो कुछ है नहीं, जमीन पर कुछ नहीं है। ठीक है साहब, ग्राउंड जीरो पर कुछ सच्चाई में कुछ भी नहीं है, ना कोई बिल्डिंग है, ना इमारत है, ना कोई मदरसा है, मगर वो कागजों में है और पैसा दिया जा रहा है। मतलब जो है सरकारें इतनी अंधी हो जाती हैं तुष्टीकरण के नाम पर। अब ये कितनी सच्चाई है, हालांकि अभी चूंकि जो रिपोर्ट्स आई है उसमें कुछ एक मदरसे थे ऐसे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, 6,000 की तादाद मौजूदा वक्त में नहीं है। वो क्या कहेंगे धर्मेंद्र सिंह जी, ये तुष्टीकरण का मामला है, हालांकि तुष्टीकरण कौन किस अंदाज में करता है ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन ये मसला है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, आप खुद देख रहे हैं तुष्टीकरण कौन कर रहा है। हाँ। सवाल ये है कि जब लगातार आप सत्ता में रहे और जब हिसाब देने का समय आया, जनता हिसाब मांग रही है, तो आप जो है जब आपको जमीन खिसकती हुई नजर आ रही तो आप असली अपीजमेंट तो आप कर रहे हैं। किस तरह से सर्वोच्च लीडर और देश के प्रधानमंत्री, जिसको ये बताते हुए नहीं थकते हैं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री जो चुन लिया गया, हम भी मानते हैं जो चुन लिया गया सबका प्रधानमंत्री है, लेकिन किस तरह से एक विशेष वर्ग को अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए किस तरह से कितनी गंदे शब्दों में आप उनको संबोधित कर रहे हैं, किस तरह लोगों को डर और भय पैदा कर रहे हैं। मैं सवाल पूछता हूं कि आप जो वादा करके 2014 और 19 में आए उनका क्या हुआ? वो जो कौन लोग हैं, वो हिंदू है मुसलमान, वो किसान कौन थे जिनके सामने तुमने तार बिछा दिया, लाठियां बरसाई, पानी की बौछारें मारी, आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलियां चलवाई? वो कौन लोग थे? वो कौन था नौजवान जिसको अग्नि के वीर के नाम पर तुमने छला? ये आप बताइए। वो कौन था व्यापारी जिसको जीएसटी के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर, ईडी के नाम पर परेशान किया? वो कौन थी माताएं बहनें जिनके महंगाई के दलदल में जिनको ढकेलने का काम किया, जिनको वादा किया कि पेट्रोल डीजल और गैस के दाम सस्ता करेंगे, हमको प्रधानमंत्री बना दो, और उसके बाद कई कई गुना तक बढ़ा दिए? वो करोड़ों नौजवान कौन लोग थे जिनका भविष्य तुमने पेपर लीक करा करके उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया? वो 750 किसान कौन थे जो आपकी नीतियों के कारण मर गए? जब सवाल आपको जवाब देने का है, जनता पूछ रही है कि गंगा साफ हुई कि नहीं हुई। आपने वादा किया था कि गरीब के किसान की आय दोगुनी कर देंगे, किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? आपको बता दें कि किसानों और खेतीहर मजदूरों की आत्महत्या दर 2022 में करीब 3%, 4% बढ़ गई एक आंकड़े के हिसाब से। महंगाई आप देख ही रहे हैं, भ्रष्टाचार आपने कहा था हमको ले आओ और मैं विदेशों से काला धन ले आऊंगा, भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। किस तरह से आपने लीगलाइज भ्रष्टाचार किया? आपका तो सबूत है। क्या ईडी जाएगी पूछने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आपने छापा मारा? किस तरह से आपका मोटिव क्लियर है कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई जाती है और छापा मारती है और तुरंत उस कंपनी से आप अपने खाते में पैसा लेने लगते हैं और धीरे धीरे मामला रफा दफा करते हैं। मेरी पूरी बात हो जाने दे। किस तरह से आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जाकर के रैलियों के माध्यम से आरोप लगाते हैं कि फला नेता इतना भ्रष्ट है, इनको तो चक्की पीसिंग करना है। 1,000 करोड़, 30,000 करोड़, 60,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हो, चाहे महाराष्ट्र में चौहान से लेकर के अजीत पवार से लेकर के, चाहे आप जब बंगाल जाते हैं तो बंगाल में पूरा के पूरा जिन पर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सबको भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन धुल करके भर्ती कर लिया। तो जब इन सवालों का जवाब देने का समय आ गया है तो आप जनता में अनचाहा, मतलब जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, वो डर पैदा कर रहे हैं। ये आ जाएंगे तो ये करेंगे, आ जाएंगे तो करेंगे। आज तो जवाब आपको देना है कि आप आए तो आपने क्या किया, ये बताने के बजाय दूसरा आ जाएगा क्या करेगा। हम लोग छोटे थे खुर्शीद जी, तो हम लोगों को एक अनचाहा डर दिखाया जाता था कि जब बच्चों को सुलाना हो या कोई अनपेक्षित काम हो तो माताएं कहती थी सो जाओ, आंख बंद कर लो, आंख खोलो ही मत, विधवा आ जाएगा। हम लोग जवान हो गए, बड़े हो गए, अब तीसरी उम्र के तीसरे पड़ाव जा रहे हैं, आज तक उस विधवा का कोई जान ही नहीं पाए को विधवा होता क्या है, कौन सा आइडेंटिफिकेशन। तो मोदी जी आजकल मंचों से सिर्फ उसी का डर दिखा करके देश की जनता से वोट लेना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे आधी आबादी हो, उनसे जानना चाहते हैं आपने क्या किया है।
इसको बताइए, और आपके घोषणा पत्र में क्या है उसको पढ़िए। आप दूसरे घोषणा पत्र पढ़ना बंद कर दीजिए। हमने जो घोषणा पत्र दूसरे हमारे चाहे देखिए इंडिया गठबंधन, देखिए बीजेपी ने तो इस बार अल्पसंख्यक शब्द लिखना तक भी गवारा नहीं समझा अपने घोषणा पत्र में, जबकि पिछली बार एक बार उसका जिक्र था, अल्पसंख्यकों का जिक्र था, और 2014 का जो घोषणा पत्र था बीजेपी का उसमें भी 3 बार जिक्र आता अल्पसंख्यक वर्ग का। इस बार तो वो बहुत क्लियर कट उनका जो है एक तरीके से साइन है, और वो एक इशारा उनका है कि इस बारे में बात ही नहीं करनी, सामने वालों को ही घेरना है अपने घोषणा पत्र में। इसीलिए अल्पसंख्यक शब्द भी नहीं लिखा बीजेपी ने, पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले कांग्रेस से हम जवाब लें। प्रभात त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है ये जो बहुत सारे मुद्दे आ गए थे बांसवाड़ा में, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक नई बहस शुरू कर दी थी मुसलमानों का जिक्र ला करके, उससे पहले तक जो है वो कहीं हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था, मगर फिर वो मुसलमान, ज़्यादा बच्चे और क्या कहते हैं जो है वो घुसपैठिया, मंगलसूत्र, वो सारी बातें होगी, और वहाँ से होते होते बीच में सब कुछ आ गया, पाकिस्तान भी आ गए और साहब बाबर भी आ गया, तमाम चीज़ें आ गई। मतलब अब रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत ही मजबूती के साथ और मतलब जो है बहुत ही दमखम के साथ प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को कह रहे हैं। कल कह रहे थे महाराष्ट्र में कि मेरी जान भी चली जाए, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक जो है वो मैं रिजर्वेशन को खत्म नहीं होने दूंगा। तो रिजर्वेशन कौन छीन रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, सीनियर सहाफी होने के नाते आप क्या समझते हैं ये मुद्दा अचानक से क्यों लाया गया? क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो ऐसा कोई ना तो जिक्र है, ना उनका कोई लीडर ऐसी बात कर रहा है। देखिए रब्बानी जी, एक बात, इस बात को समझना होगा, इस देश का मुसलमान भारत का एक हिस्सा है और भारत की एक जमात है। ऐसा नहीं है कि वो भारत से अलग है, लेकिन हमें पीछे भी चलना पड़ेगा कि आखिर मुस्लिम माइनॉरिटीज वोट बैंक किसने बनाया? माइनॉरिटी में कोई लीडरशिप पैदा नहीं हुआ देश की आजादी के बाद, सबने माइनॉरिटी वोट को दिया, और खास तौर से कांग्रेस ने। और जब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस ने मुसलमानों की बात करके, मुसलमान मेन वोट बैंक 90 के पहले इस देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करता था, फिर क्षेत्रीय छत्र पैदा हुए, उन्होंने मुसलमानों के वोट से सत्ता हासिल की, चाहे यूपी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बंगाल हो, ममता बनर्जी हो। सवाल यह है कि इस देश के मुसलमान को आऊंगा आपने गरीबी, मुसलमानों में जो पसमानदा समाज के जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या किया गया, ये सारी चीजें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये राजनीतिक वार हो रही है जी, ये सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता बचाए रखने के लिए, एक पार्टी एक कम्युनिटी को की बात करती है, एक पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है, लेकिन वो क्या करती है वो जानती है। सवाल इस बात का है कि मुसलमानों के लिए किसने क्या किया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस देश में गंगा जमनी तहजीब के साथ हमारे मुसलमान भी, हमारे हिंदू भाई भी सब रहते थे, और जो कट्टरता, चाहे वो कट्टर मुसलमान हो, चाहे कट्टर हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में मुसलमान वोट की, माइनॉरिटी की बात करते हैं और आरक्षण की बात करते हैं समय समय के अनुसार, लेकिन उस समय तक हमारे देश के मुसलमानों की स्थिति क्या थी, हमारे मुसलमानों के मदरसों का क्या हाल था। आज अगर राजनीति बदल रही है, और देखिए सामाजिक कुरीतियां हमारे हिंदू में भी है, मुसलमानों में भी, मोदी ने क्या किया कि जो मुसलमानों के लिए दो चीजें सामने देखी उन्होंने जब सत्ता प्राप्त की, 3 तलाक का मामला हो, किस तरीके से महिलाएं परेशान थी, क्या था, कौन सा वोट, क्या काम हुआ, क्या विकास हुआ, उनके लिए क्या काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये भी एक मेजरमेंट करने की बात है। बात देखिए कुल मिला के ये है कि मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल हर राजनीतिक दल ने और क्षेत्रीय दल ने किया, लेकिन मुसलमानों के लिए काम किसी ने नहीं किया। हाँ, लेकिन इस बार तो मुसलमानों को एक तरीके से विलेन बना करके पेश किया जा रहा है, जबकि मुसलमान मोटे तौर पर वो खामोशी के साथ जिसको भी वोट दे रहे होंगे, जिसको पसंद करते होंगे, उसके साथ होंगे, चल रहे हैं। मगर ना जाने क्यों ऐसा हुआ कि अचानक से वो मुस्लिम रिजर्वेशन और बार बार मुसलमान और उनको बता दिया गया घुसपैठिया, ना जाने क्या क्या कह दिया गया। अब सवाल यह है रोहन सिंह जी आपसे, क्या वाकई कांग्रेस की ऐसी कुछ छिपी हुई प्लानिंग है जो आप बताना नहीं चाहते? मुसलमानों से वाकई इतना प्रेम जो है आपको है, जो पिछले 65-70 साल में नहीं हो पाया, या जो कांग्रेस ने नहीं कर पाई पिछले 65, चूंकि 55 साल तो लगातार आज़ादी के बाद अलग अलग वक्त में जो कार्यकाल है टोटल कांग्रेस हुकूमत का अलग अलग वक्त में, वो 55 साल के करीब है।
तो जो 55 वर्षों में इक्तदार में रहते हुए अलग अलग वक्त में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो अब छुपा एजेंडा है उसका, वो करना चाहती है, मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को छीन करके वो सारे मुसलमानों में बांटना चाहती है, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर घुसपैठिया कह रहे हैं। क्या वाकई ऐसा छुपा एजेंडा है? इतनी खामोशी के साथ इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप? खुर्शीद भाई, हाँ ऐसा समय आया हम लोग की जिंदगी में जी कि जब मतलब सामाजिक चर्चा परिचर्चा में किस तरह का अभूतपूर्व मतलब गिरावट हुई। अब बात ही समझिए कि मुसलमान होना अपराध है क्या? हाँ प्रभात जी, आऊंगा मैं आपके पास। जी जी, दो चार मिनट बोलूंगा, मेरी मन के सिर्फ टोका नहीं। तो मुसलमान होना कोई गुनाह तो है नहीं कि और बात शुरू करते डेमोक्रेसी से, क्योंकि चुनाव है, डेमोक्रेसी की कसरत है, इसीलिए वहां से शुरू करते। डेमोक्रेसी का सिद्धांत ये कहता है कि जहां पर सारे लोग मिलके अपने सरकार और अपने क्या कहते हैं, अपने लिए अधिक निर्णय लेने की आजादी हासिल करते हैं। इसी को सोच को लेके हजारों लाखों लोगों ने जान दी, गुमनाम लोग जिनका नाम भी हम नहीं जानते, अंग्रेजों से लड़ाई में और तमाम तरीके से। आज भी सरहद पे हमारे फौजी जान देते हैं सर। तो वो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि सरकारें फैसिलिटेटर होंगी और जो जनता होगी, जो जन होगा, जनतंत्र में जो जन होगा उसके पास अधिकार होंगे। फिर एक और दूसरी भावना ये थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, कि जो लोग समानता को लागू करना है, हम लोग के हमेशा सिद्धांत में रहा, संविधान की मूल भावना इसको कहती है। तो जो कमजोर वर्ग है, जो पीछे छूट गया है, उनको आगे बढ़ाने की नैतिक जिम्मेदारी उन पर है। जो लोग बेहतर स्थिति में है, जैसे परिवार में कोई एक भाई होता है जो बहुत अच्छा नहीं कर पाया है, कमजोर रह गया, कोई वजह परेशानी है, तो ऐसा नहीं होता कि परिवार उसको छोड़ देता है। परिवार उसके लिए हाथ बढ़ाता है, उसको आगे लाने की कोशिश करता है, बराबरी पे लाने का सोचता है। इसी सोच के साथ रिजर्वेशन आया। तो रिजर्वेशन किसी जाति या किसी धर्म के लिए स्पेसिफिक मतलब सोच को नहीं करा गया था। उसके पीछे जो मूल भावना थी वो ये थी, लेकिन एक उसमें कॉन्सेप्ट सामाजिक न्याय का। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 11 तरह के न्याय की बात करी है। उसी का एक सेक्शन है, उसी का एक भाग है सामाजिक न्याय का। उसी में उसका नाम दिया गया हिस्सेदारी न्याय। तो ये हमको लगता है, या आपको भी माने खुर्शीद भाई, हमारे जो भी साथी है, कि अगर हम लोग कलेक्टिव फीलिंग रखें देश के लिए, और अगर देश को सच में सही मायने में आगे ले जाना चाहते हैं, देश की जो आवाम उसका बेहतरी को सोचता, हमें लगेगा कि हाँ, जो लोग छूट गए उनको भी बराबरी पे लाया जाए। और ये ऐसा उस वक्त में हम सोच रहे हैं जब आर्थिक असमानता विश्व में सबसे ज्यादा, भारत उसका मतलब प्रतीक बन गया है, जहां 3% आबादी के पास 70% संपत्ति है, जहां पे बहुत बड़ी आबादी 80 करोड़ ज्यादा आबादी है जो सरकारी इमदाद पर जिंदा है। उस वक्त में जहां पर बेरोजगारी, महंगाई अभूतपूर्व है। तो ये सोचना, ये मांगना, इसके लिए लड़ाई लड़ना बिल्कुल जायज काम है। और ये मैं मानता हूँ कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क से प्यार करने वालों की सोच है। अब रही बात ये कि मुसलमानों का आरक्षण, मुसलमान होना अपराध कभी तो रहा नहीं। अगर मुसलमान का तो हमने जिक्र भी नहीं किया अपने मैनिफेस्टो में, हमने लिखा अल्पसंख्यक। और ये कोई भी जिम्मेदार आदमी, देखिए, ये अल्पसंख्यक आपने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सच्चाई है। 2014 के बाद तमाम सेक्युलर पार्टियां और खास तौर से कांग्रेस तो डरी हुई है। उसको ऐसा लगता है कि मुसलमान शब्द अगर बोल दिया, लिख दिया, कह दिया, या किसी मुस्लिम लीडर को फ्रंट पर दिखा दिया तो उसे नुकसान होगा। मेजॉरिटी कम्युनिटी उससे नाराज हो सकती है या उसका ध्रुवीकरण हो सकता है। देखिए, सच्चाई है ये। आप इसे एक्सेप्ट कीजिए साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट इसलिए कीजिए कि आज की डेट में कांग्रेस की तरफ से जो प्रवक्ता है नेशनल पार्टी के, या मतलब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो बीजेपी से कम है। बीजेपी कई बार मौका देती है, लेकिन कांग्रेस ने तो एक कई साल पहले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेहरों को, जो मुस्लिम चेहरे थे, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन करना शुरू कर दिया। तो देखिए, अब बात तो यहां तक पहुंची है, सच्चाई है। सलमान सोच है, मैं कितने लोगों के नाम गिनाता जाऊं। अब लोग बैठते थे, बात समझिए, कुर्सी में प्रवक्ता से ही ना नापिए जी। कांग्रेस ने अगर ना सोचे, खुर्शीद भाई पूरी बात खत्म करने दीजिए मुझे।
खुर्शीद भाई, अगर इस बात के लिए समझिए कि अल्पसंख्यक कहना और मुसलमान के लिए स्पेसिफिक कहना तो अलग बात हुई। कोई पार्टी अपने घोषणा पत्र में किसी धर्म या जाति विशेष का जिक्र भी नहीं करती है, तो कांग्रेस भी नहीं कर सकती है। रही बात अल्पसंख्यक के लिए, तो अल्पसंख्यक शब्द या अल्पसंख्यकों के लिए काम करना या अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया कांग्रेस ने, ये हम और आप अगर समझाने बैठ जाए, मतलब मैं समझाने बैठ जाऊं तो लगेगा कितना वक्त गुजर जाएगा, अभी डिबेट नहीं खत्म होगी खुर्शीद भाई। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात गंभीरता से 1 मिनट खत्म कर रहा हूं, फिर जिनको मौका देना चाहिए दीजिएगा। हम कहते हैं कि जब कलेक्टिव फीलिंग के साथ अगर देश की बेहतरी करने के लिए किसी ने सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय के लिए काम करना चाहा और कहा जातिगत जनगणना कराएंगे और कहा कि सबको हम जो होंगे उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कम्युनल एंगल निकाला। उनको भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको झूठ बोले। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी साथी मुझे बता दें कि कहा हमारे घोषणा पत्र में लिखा है कि हम मंगलसूत्र कीन लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे। कहाँ हमने ऐसा लिखा कि हम आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे? ये मंच से झूठ बोला जा रहा है और झूठ को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। और मुझ सबसे बड़ी शर्म की बात है कि लोगों को अब शर्म नहीं आती, लोग हिचकिचाते नहीं है मंचों पे सार्वजनिक तौर पे उस झूठ को बार बार दोहराने में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ एक तरीके से काम करता है, एक झूठ को बार बार दोहराता है तब तक जब तक कि वो लोग उसको सच ना मान ले। तभी इस देश में लोगों ने मान लिया कि जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे। मुसलमान होना अपराध नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को मुसलमान बता के बदनाम करने के प्रयास करना, ये समझिए। ठीक है सुमित जी देखिए, पिछले कई दिनों से रिजर्वेशन को लेकर के वो अलग अलग बयान आ रहे हैं और ये भी सच्चाई है कि पहले भ्रम फैलाया, जाहिर तौर पर चूंकि कहीं जैसे ये कह रहे हैं कि हमने कहीं मुसलमान के लिए नहीं लिखा कि उनको रिजर्वेशन देंगे, तो वैसे कहीं बीजेपी ने भी नहीं लिखा कि आरक्षण खत्म करेंगे। तो ये शुरुआत कांग्रेस के लीडर की तरफ से भी शुरू हुई। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो बार बार इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो SC/ST का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, वो पूरा संविधान बदल देंगे। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि अगर खुद बाबा साहब भी आ जाएं तो हम उन्हें भी अब संविधान बदलने नहीं देंगे। तो ये भ्रम की स्थिति तो है। उधर कांग्रेस कह रही है, इंडिया ब्लॉक के लोग कह रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के लीडर्स कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार पीएम बन गए मोदी तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे। इधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अमित शाह भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक की या इंडी गठबंधन की सरकार बन गई तो वो SC/ST OBC का रिजर्वेशन खत्म करके या छीन करके उसे कम करके मुसलमानों में बांट देंगे। और खड़गे जी ने भी यही बोला अभी पिछले दिनों राजस्थान में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कल महाराष्ट्र में यही बोला कि जब तक मैं जिंदा हूं या जब तक मेरे अंदर दम है या जान है। खड़गे जी कह रहे थे कि मेरे जिंदा रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता, भले ही मुझे इसके लिए जान देनी पड़े, मैं रिजर्वेशन खत्म नहीं करने दूंगा या होने नहीं दूंगा। दोनों ही पार्टियां, दोनों ही एक तरीके से ब्लॉक, वो बार बार रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये बात आ कहां से गई? ना आपने लिखा ना उन्होंने लिखा। तो क्या ये भ्रम फैलाने के लिए है? क्या ये भ्रमित करने के लिए है वोटर्स को? क्या ये एक तरीके से मेजॉरिटी कम्युनिटी को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके खिलाफ बरगलाने की या भड़काने की कोशिश नहीं है क्या? और ये दोनों तरफ से हो रही है, ये दोनों तरफ से हो रही है। देखिए, कांग्रेस का जो मूल चरित्र है ना, ये कांग्रेस का मूल चरित्र कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में फलीभूत हुआ है। और फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ की नीति पर कौन सी पार्टी चलती है पूरा देश जानता है, ये कांग्रेस पार्टी है। और श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात होती है तो जिन्ना को लताड़ने का काम किसने किया था? श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही तो उसे लताड़ने का काम किया था, और जिन्ना को उसकी असली हैसियत जो है उन्होंने ही दिखाई थी। तो ये कहीं ना कहीं श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, जो देश में जो एक दलित वर्ग जो है उसको कहीं ना कहीं अलग करके दिखाने का प्रायोजित एजेंडा ये कांग्रेस पार्टी करती है। देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं और सनातन मान्यताओं में बसा हुआ ये भारतवर्ष है। क्या हिंदुओं के हितों की बात करना अपराध है क्या? ये मैं पूछता हूं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, दक्षिण भारत में जो इंडी अलायंस के जो लोग हैं, इन्हीं का बयान कोट करके बताता हूं, उदयनिधि स्टालिन कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, विभिन्न बीमारियों के साथ इसकी तुलना करता है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने घर पे, हम उत्तर भारत से आते हैं तो छठ पूजा होती है या होली दीपावली का पर्व होता है, कोई भी व्यक्ति अपने उसके माता पिता जो है वो अच्छे से पर्व त्योहार मना सके, इसलिए वो पूरा साल जो है वो कार्य करता है। लेकिन खास करके
ऐसे मौकों पर जानबूझ के उनके विषय में और उनकी धार्मिक आस्था के विषय में, पूजा पद्धति के विषय में, गुण के विषय में, गोत्र के विषय में जो माथे पे हम चंदन लगाते हैं उसको, उसकी पवित्रता को खंडित करने के लिए लगातार इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। और उसके साथ गलवहियां करके कौन बैठता है? उसके साथ एक ही थाली का चट्टा बट्टा कौन बना हुआ है? राहुल गांधी उस एक थाली के चट्टे बट्टे नहीं है क्या? इस पर भी तो बयान देना चाहिए ना उनको। और केरल की एक और घटना मैं बताता हूँ। मुस्लिम लीग केरल की एक पार्टी है, वो कहती है कि हिंदुओं को मार करके मस्जिदों के ऊपर और मंदिरों के ऊपर टांग दिया जाएगा, तो उसके ऊपर एफआईआर होता है। लेकिन जब एफआईआर होता है उसके बाद राहुल गांधी उसी पार्टी के विषय में जाकर के दूसरे देश में जाके कहते हैं कि ये सेकुलर पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मुसलमान कराने का काम कौन करते हैं? ये भी समझने की बात है। हम भारतीय जनता पार्टी और खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं कि अगर 100 करोड़ से भी ज्यादा इस देश में अगर सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग हैं, उनकी हित की बात करना, उनके धर्म की रक्षा की बात करना, उनके मान्यताओं की रक्षा की बात करना क्या गलत है क्या? इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मुसलमानों से अधिकार छीनने की बात हो रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जब सवर्ण आरक्षण दिया गया और 10% ईबीसी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आने वाले जो लोग हैं उनको आरक्षण मिला, तो क्या शेख जाति को नहीं मिला क्या? क्या पठान जाति को नहीं मिला क्या? ये भी तो समझने की बात है ना। तो कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके लिए काम किया। जब 4 करोड़ लोगों को हम पक्का मकान बना के घर दे रहे थे तो उसमें क्या जाति पूछा गया था क्या? मजहब पूछा गया था क्या? वैक्सीन देने की बात हुई तो क्या वैक्सीन देने के समय में मजहब पूछ के वैक्सीन दिया गया था क्या? ये भी देखने की बात है। आज सबसे ज्यादा अरेबियन कंट्रीज के साथ संबंध अगर किसी के काल में अच्छे हुए तो नरेंद्र मोदी जी के काल में अच्छे हुए हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण देखिए, वो तो हम पहले भी कह चुके ना कि आप जो है वो शेखों के साथ तो गले मिल रहे हैं, उनका हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, बुलाते हैं गुजरात के अंदर भी और जाते हैं दुबई या फिर दूसरे देशों में, वहां तो शेखों के साथ मतलब लगता है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है साहब। मगर यहाँ अपने ही लोगों को, अपने ही नागरिकों को फिर घुसपैठिया क्यों बता देते हो भाई साहब? आप ये भी तो बताइए ना। देखिए, इस बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है। मेरा सिर्फ यही कहना था, मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये भ्रमित क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। रिएक्शन देना चाह रहे थे रोहन सिंह जी। बात ये होती खुर्शीद भाई कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेरे भाई इतनी देर से बात कर रहे थे और इन्होंने पूरी बात ले देकर सिर्फ सनातन, सिर्फ हिंदू, क्या ऐसा है क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटती है? वो हिंदुस्तान राष्ट्रभक्त होने का सर्टिफिकेट बांटती है? होता क्या है ना, ये जो व्याख्या करें, ये जो बताएं वही हिंदुत्व है। ये जो कहें कि हिंदू धर्म खतरे में, तो हिंदू धर्म खतरे में है। ये बताएं कि आपको खाना क्या है, ये बताएं कि आपको पीना क्या है, किससे मिलना है, किससे बात करना है। ये सिर्फ वोट ले लेते और सरकार बनाते, देश चलाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनका एजेंडा तो उससे ज्यादा आगे का है ना। ये मतलब डरावनी चीजें हैं, ये समाज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, ये पैरानोइया में जीते हैं। ये ऐसा ये शुरू से है, 1925 से है और ये आज तक इनका यही स्थिति है। ये हमेशा एक किसी का सिबूफा खड़ा करते हैं, ये कान फूंक के अफवाहें फैलाते हैं और देश के लिए इन्होंने नाखून नहीं कटवाया इनके लोगों ने। और ये जिन्होंने देश की कुर्बानियां दी हैं उनके ये सवाल उठाते, उनके देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं। ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं कि सारे लोग ने देखा कि प्रधानमंत्री मंचों पे जाके तो एबी कहाँ से आया, नाले की गैस कहाँ से आई, कभी गंभीर बहस इस देश में किसी विषय पे इन्होंने करी नहीं। चलिए ठीक है, साल गुजर प्रभात जी के पास आते हैं। प्रभात जी के पास आते हैं। प्रभात जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देखिए वो चूंकि पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे बीजेपी से बात कर लो चाहे कांग्रेस से बात कर लो, वो अपने हिसाब से गोलमोल ही जवाब देंगे। आपको क्या लगता है जो रिजर्वेशन का मुद्दा आ गया है अचानक से, चूंकि दोनों ही पार्टियां मतलब चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही रिजर्वेशन को खत्म करने का इल्जाम लगा रही है एक दूसरे के ऊपर। एक कह रही है कि अगर सामने वाले आ गए तो वो सारा रिजर्वेशन खत्म करके मुसलमानों को दे देंगे, दूसरी कह रही है कि अगर सामने वाले आ गए तो वो SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है, मतलब इन बयानों के मायने क्या हैं? क्योंकि ये काम, देखिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये काम दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, कोई इसमें मतलब जो है वो पीछे नहीं है। देखिए बानी जी, बड़ा दुर्भाग्य इस देश में, हाँ। ये जितने भी सियासी दल हैं ये अपने अपने हिसाब से आज जो एक कंफ्यूजन बार चल रहा है 2024 में, ये एक दूसरे को, ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। मैं कहता हूं देश की आजादी के बाद अभी हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे
कि वो मुसलमान होना क्या गुनाह है। बात मुसलमान की नहीं हो रही, बात ये हो रही कि इस देश में आज सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी बराबर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया सबका साथ सबके विकास सबके विश्वास की, आप 5 दशक तक सत्ता में रहे, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम आपने क्यों नहीं किया? आपने कर्नाटक में चुनाव जीता, अब मुसलमान सत्ता में आ जाएंगे, मुसलमानों को आरक्षण देंगे, वो वहां भ्रम पैदा कर रहे हैं, वो वहां एक खाई पैदा कर रहे हैं। समाज में जो आज खाई पैदा की जा रही है, चाहे वो इधर से हो चाहे वो उधर से हो, दो विचारधाराओं को बांटने का काम किया जा रहा है। डेवलपमेंट कोई नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज बताइए प्रभात जी, एक ईमानदारी से एक बात बताइए कि अगर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात ना हो, या अगर धर्म के नाम पर धर्म की वजह से रिजर्वेशन से किसी को महरूम रखा जाए, मतलब ये भी नाइंसाफी नहीं है क्या? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, मतलब कोई तो कोई क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा ना। देखिए, जो भी आजादी के बाद एक व्यवस्था लगी कि भाई ये रिजर्वेशन इतने % दिया जाएगा और इन लोगों को दिया जाएगा और इतने साल के लिए दिया जाएगा, उसके बाद उसको बढ़ाते चले गए, तो वो वीकर सेक्शन था, बहुत ही मतलब जो है एकदम बहुत हाई लेवल पर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा पिछड़े थे। दलित समाज की बात खासतौर से की जाए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की जाए, तो जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें भी यही कहा गया कि जो मुसलमान हैं उनके हालात भी दलितों से बदतर हैं। तो क्या धर्म की बिना पर, मतलब जो है, अब ठीक है, अब वो धर्म के नाम पर आप उनको अलग रख रहे हैं, तो ये भी नाइंसाफी है उनके साथ। तो कोई तो क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा कि भाई वो वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, और वीकर सेक्शन के लिए फिर कोई धर्म आड़े नहीं आएगा, चाहे वो SC ST हो, मुसलमान हो, या कोई उच्च जाति का हो, या कोई मतलब बड़ी जाति का हो, या छोटी मतलब जात का हो, सबको दिया जाए। फिर कोई तो तय करना पड़ेगा ना उसका। हाँ रब्बानी साहब, आप सत्ता में थे, सच्चर आयोग की रिपोर्ट आई थी, आपने क्यों नहीं लागू किया? मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि समाज में जो खाई पैदा करने की बात आ रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कह रहे हैं कि उससे बच के रहना भैया, देश में बड़ा प्रलय आ जाएगी। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि जब देश आजाद हुआ, हमारे मुसलमान भाई इस भारत में रहे, और संविधान जब बना तो कहीं जो मौलाना लोग थे जो फतवा जारी करते थे, और जिस तरीके से एक वोट बैंक एक पार्टी का बन के रह गया था तुष्टिकरण की राजनीति में, अब नई राजनीति में नई चीज का जन्म हो रहा है। कोई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में परेशान नहीं है। इसका खराब कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, मुसलमान तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये भ्रम की जो स्थिति है, ये राजनीतिक सियासी दल एक दूसरे को लड़ाने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए वो उधर माहौल बनाते हैं, वो उधर माहौल बनाते हैं। अरे भाई, आप उनको मेन स्ट्रीम पे लाइए। अगर ये सरकार 10 साल में राशन अगर 80 करोड़ जनता को मिल रहा है, तो उसमें मुसलमान को भी मिल रहा है, उसमें सिख को भी मिल रहा है, उसमें ईसाई को भी मिल रहा है, उसमें हिंदू को भी मिल रहा है। सवाल इस बात का है कि आप 5 दशक तक रहे, फिर रीजनल सत्ता पैदा हुए, उन्होंने मुसलमानों के वोट में सत्ता प्राप्त की, सत्ता बनाई, 4-4 बार सत्ता बनाई, किसी ने 3-3 बार बनाई। आपने उनके समाज के लिए क्या किया? उनको आरक्षण देने की बात, सिर्फ लॉलीपॉप देने की बात, चढ़ाने की बात, गंगा जमनी तहजीब की बात ही नहीं कर दी। अरे वो उधर वोट पॉलराइज का खेल चल रहा है। तो जब तक वोट पॉलराइज का खेल चलता रहेगा इस देश के अंदर, तब तक इसी तरीके का माहौल रहेगा, इसी तरीके की राजनीतिक दिशा और दशा रहेगी, और वो उसी हालात में रहेंगे। हम भी उसी हालात में रहेंगे। हालात किसी के नहीं बदल रहे हैं। हाँ, देखिए, बिल्कुल ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, आप क्या कहेंगे? पीडीए की सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में, बार बार हम इसका जिक्र करते हैं, समाजवादी पार्टी वो पीडीए की सियासत कर रही है, ठीक है साहब, और वो भी मुसलमान का कोई, ये बात सच है कि भाई अगर कोई समाज अल्पसंख्यक है, वो जितनी भी उसमें मतलब मजहब के मानने वाले हैं, उन सब की बात आप कर रहे हो, कि सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हो। मेरा सवाल आपसे भी वही है, ये क्या पोलराइज करने की मतलब एक सोची समझी दोनों ही तरफ से कोशिश है, और क्या आपको लगता है कि मतलब इसका दोनों ही लोग पॉलिटिकली फायदा उठाना चाह रहे हैं? क्योंकि कोई भी पार्टी वो दूध की धुली हुई नहीं है, पोलराइज तो करने की पूरी कोशिश हो रही है। कुछ कह रहे प्रभात जी? हाँ प्रभात जी। हाँ देखिए, सवाल मुझसे है नहीं, ये मैं इनसे पूछा, धर्मेंद्र जी, समाजवादी पार्टी। रब्बानी साहब, सवाल महत्वपूर्ण ये है, ये देश संविधान से चलता है कि मोदी जी के भाषण से? सबसे महत्वपूर्ण है, यदि संविधान इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकार देता है कि जो भी योजनाएं हो उसका उनको लाभ मिले, तो ये कहना ये आ जाएंगे तो मुसलमानों को इनका छीन के उनको दे देंगे, या ये कहना कि ये देवबंदी है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, हिंदुओं में भी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ लिंगायत, शैव
और उसके बाद अयोध्या जाने वाले, मथुरा जाने वाले, बनारस जाने वाले, इस महात्मा के यहाँ जाने वाले, उस महात्मा के यहाँ जाने वाले। तो इनकी तो आदत पड़ गई, कभी हिंदू मुसलमान बांटेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो लिंगायत, शय और इस तरह बांट करके तमाम ध्रुवीकरण करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का सगल है। और सगल का कारण यह है कि जब आप सत्ता में रहने के बाद, अब इसमें चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा निर्वाचन होना है, तो आपको अपने काम बताने चाहिए कि आपने क्या काम किया जनता के लिए। आपको ये बताना चाहिए 2014 में आप जो घोषणा पत्र लेके आए थे, 2019 में जो घोषणा पत्र लेके आए थे, या जो बीच में महत्वपूर्ण चुनाव हुए थे, जो भी आपने घोषणाएं की, घोषणा पत्र लिखित लेके आए, उसको आपने कितना कंप्लीट किया, उस पर जनता को आपने क्या वादा किया था और क्या आपने उसको पूरा किया, और आगे आएंगे तो क्या करेंगे, ये बताने के बजाय सवाल जब जन सरोकार के मुद्दे हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आधी आबादी का सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जब इन सारे चीजों पर मोदी सरकार फेल हो गई है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण का ही एक चारा बचता है। अब आप देख लीजिए इनका अच्छा आया क्यों। पहले चरण तक तो प्रधानमंत्री के भाषणों की भाषा दूसरी थी, उसके बाद एक सर्वे भी आता है CSDS लोक नीति का, उसमें उस सर्वे में आता है कि सबसे ज्यादा जनता जो वोट करने जा रही है वो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर करने जा रही है। अचानक प्रधानमंत्री जी की भाषा बदल जाती है, जिन शब्दों का किसी के घोषणा पत्र में उल्लेख नहीं है, उनको लेकर के प्रधानमंत्री जी को रात में सपना आता है और उसके बाद अगले दिन सुबह से हर जगह भाषण शुरू हो जाता है। आखिर मंगल सूत्र शब्द, चुनाव आयोग को पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि मंगल सूत्र का प्रयोग किसके घोषणा पत्र में और किस पैरा पर, किस पॉइंट पर लिखा है, तो छीन देंगे दूसरे को। अरे जब 80 करोड़ लोगों को आप खुद ही कह रहे हैं कि 5 किलो राशन पर मैं जीवित रखा हूं, किसी तरह इस देश के लोगों को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे करके उनको किसी तरह से जीवित रखा हूं, तो उनके पास उनका सोना, उनका मंगलसूत्र और उनका संपत्ति कौन छीन के किसको दे रहा है? क्या विरोधाभासी बयान है, क्या डर का माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं। दूसरा मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को बताना चाहता हूं, हम लोगों को जब मौका मिला, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब 2012 में आई, तो चाहे कन्याधन हो, चाहे लैपटॉप मिल रहा हो, चाहे विधवा पेंशन हम लोगों ने दिया, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, मेदांता हॉस्पिटल रहा, और चाहे SCL जैसी कंपनी स्थापित कराई जिसमें सैकड़ों हजारों लोग, उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी कर रहे हैं, इंटरनेशनल इकाना स्टेडियम बनाया, या 10-90 महिलाओं के लिए पूरे प्रदेश की डायल 100 एम्बुलेंस सेवा तो किसी जात के लिए, किसी के अपीजमेंट के लिए नहीं थी, सबके लिए थी। मेट्रो जनेश्वर मिश्रा गांव और लोहिया गांव के माध्यम से जात विभाग सबसे ऊपर उठ करके हमने काम किया, जिसमें सारे लोग, या बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया तो सारे बेरोजगारों को दिया प्रदेश के। लोहिया बस सेवा लाए, आलमबाग टर्मिनल बनाए, साइकिल ट्रैक बनाया, लोहिया ग्रामीण आवास बनाया, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा में काम किया, JPNIC बनाया, डेवलपिंग पावर सेक्टर में आपको बताऊं 52,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन, 4 बड़े बिजली घरों में उनकी कैपेसिटी बढ़ाई और नया स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश स्थिति में नहीं है। मैं बता रहा हूँ जिस तरह से 4-4, 5-5 ब्रेकिंग सेरेमनी जो है मोदी जी को बुलाए और योगी जी बड़े पैमाने पर उन्होंने ब्रेकिंग सेरेमनी कराया कि ग्राउंड पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज 5-10 कंपनियों का नाम बताने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो बता दे कि जहां 1000-2000 लोग उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी कर रहे हो, जिनका इन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो और कंपनी चल गई हो। न सर्विस सेक्टर का कोई नया हब बनाया, तो चूंकि बताने के लिए है नहीं तो सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट हिंदू मुसलमान। ठीक है, सुमित जी को जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ सुमित जी। जी, कहीं ना कहीं अखिलेश जी के प्रवक्ता को मैं समझाना चाहूंगा, और अखिलेश जी जिस प्रकार से हताश और ग्राफ को प्रभात जी आ रहा हूँ, प्लीज प्रभात जी आ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ प्रभात जी 1 मिनट आ रहा हूँ, जरा सुमित जी को सुन लेते हैं। हाँ। नजर चुरा के उत्तर प्रदेश की जनता के सामने घूमते हैं जी, वो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। उत्तर प्रदेश को गुंडों का प्रदेश और अपराधियों का प्रदेश किसने बनाया था, इस पर भी जवाब देना चाहिए। अब रही बात ये कार्य की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कि 74 एयरपोर्ट 70 साल में जो इन लोगों ने बनाया था और इंडिया अलायंस के लोगों ने बनाया था, उसके बाद केवल 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के सेवा काल में 74 एयरपोर्ट बनते हैं। हाँ। उड़ान योजना के तहत और उड़ान 2.0 के तहत, और एक एयरपोर्ट को बनाने में अरबों का निवेश होता है। तो जब अरबों का निवेश होता है तो इंजीनियर की उपलब्धता भी आवश्यक होती है, मजदूरों की भी आवश्यकता होती है, और सीमेंट उद्योग की भी आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा के विषय में भी बताऊंगा कि 70 साल में जो ऊर्जा इन्होंने उपलब्ध करवाई थी उससे 2 गुनी ऊर्जा हमने 10 वर्षों में उपलब्ध करवाई। और ये ऊर्जा किसके लिए लाई गई?
तो ये ऊर्जा कहीं ना कहीं मध्यम उद्योगों के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए और हेवी इंडस्ट्रीज के लेकर के आई गई थी। तो ऊर्जा सिक्योरिटी के विषय में इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, पश्चिमी मीडिया से बदनाम। रोहन सिंह जी आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। मेरा सुमित जी मेरा एक सवाल ये है आपसे। सुमित जी देखिए, ये बार बार मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो रही है और बार बार जो है इस बात को कहा, ठीक है सर, जनता पार्टी को और देश के लोगों को गाली देने का काम करते हैं। तो ठीक है इसी प्रकार सुमित जी, ठीक है सुमित जी, मेरा सवाल ये है, ये जो अचानक से मुसलमानों को लेकर के आया गया है और वो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी शुरुआत की थी पहले फेज के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा से, ठीक है साहब, और वो तमाम बातें कही जो एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहनी चाहिए। और इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि उन तमाम बातों को बोलने के लिए उसका जवाब मांगा गया चुनाव आयोग की तरफ से। पीएम को ऐसे कम ही चांस होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नोटिस भेजा जाता है, मगर मिला, प्राइम मिनिस्टर को नोटिस मिला, ठीक है। मैं आपको जवाब देना नहीं ठीक है सर, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मुसलमान की बात हो रही है, सिर्फ मुसलमान, मतलब प्राइम मिनिस्टर को हर अपनी चुनावी रैली में मुसलमान वो कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जो माइनॉरिटी मोर्चा है बीजेपी का, तो पार्टी भी जो है वो माइनॉरिटी मोर्चा है और वहाँ जो माइनॉरिटी मोर्चा के जो मतलब जो अध्यक्ष हैं, जो चीफ है उसके, वो मुसलमान ही है, ठीक है साहब। फिर माइनॉरिटी कमीशन भी है, फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी है, वो तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए मुसलमानों के नाम पर तो सियासत बीजेपी भी करती है। उत्तर प्रदेश की खास तौर से मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में जो पसमानदा तबका है उसको लेकर के बीजेपी के जो मुस्लिम लीडर्स हैं और उनकी क़यादत कर रहे हैं बहुत सारे हिंदू लीडर्स, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो पसमानदा तबके में मतलब जो है वो बांटने की कोशिश भी हो रही है और पसमानदा तबके को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश हो रही है। और उसके लिए सैयद को हटा करके अंसारी को मिनिस्टर बनाया गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है साहब। वैसा ही कुछ हुआ है केंद्र सरकार में, जितने भी सैयद थे या जितने भी ऊंची जाति के, मतलब बड़ी जाति के जो लीडर्स थे, उनको हटा करके अब उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा, दूसरे लोगों को आगे किया जा रहा है। और राज्यसभा में जो भेजा गया है वो शेड्यूल ट्राइब के एक लीडर को भेजा गया है जो जम्मू से आते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि जो इल्जाम आप कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों पर लगाते हो मुस्लिम सियासत का, तो वो भी तो आप भी तो वही कर रहे हो, आप कौन सा पीछे हो उस मामले में? देखिए, कहीं ना कहीं हम देश के लिए कार्य करते हैं। ये समझना है कि वर्षों तक पसमानदा समाज को इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया। सबसे ज्यादा जब माइनॉरिटी के उपेक्षित होने की बात होती है और मुसलमानों में उपेक्षा की बात होती है, तो सबसे ज्यादा उपेक्षित कौन रहा? ये बड़े तबके के जो भी लोग हैं, इन लोगों ने लगातार पसमानदा समाज को दबा और कुचला हुआ समझा और कहीं ना कहीं पसमानदा समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो पसमानदा समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, चाहे वो मुस्लिम समाज में पसमानदा समाज है, उनके उन्नति और उत्थान के लिए हमने अगर कार्य किया, हमने अपने पार्टियों में पसमानदा समाज को जगह दिया, हमने विभिन्न मंत्रालय के अंतर्गत उनको जोड़ने का काम किया, हमने उनको आगे बढ़ा के कलेक्टिव जस्टिस की बात की, तो इसमें कहाँ गलत है? मैं मनमोहन सिंह का एक बयान कोट करूंगा। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इनोवेटिव प्लान्स टू इनकरेज दैट माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटी, दैट मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन आवर रिसोर्सेज। तो ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। आपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठाई। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब रिजर्वेशन की बात होती है, तो जब हमने उच्च जातियों को रिजर्वेशन देने की बात की, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के माध्यम से, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में मुस्लिम समाज के लोग नहीं आते थे क्या? उसमें से एक सैयद लोगों को नहीं मिला क्या? ये भी तो देखने की बात है ना। जब पूरे देश में जो बच्चे दूसरे देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए और स्कॉलरशिप की बात होती है, तो उसमें क्या मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिली क्या? ये भी तो देखने की बात है। विकास की और कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं जो कि भारत में सबने फायदा उठाया उसका, ठीक है, सबने फायदा उठाया। ठीक है रोहन सिंह जी, माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष हर बार मुसलमान ही क्यों होगा, ये भी देखने की बात। माइनॉरिटी में तो बहुत नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी की हुकूमत में गैर मुस्लिम जो है वो पहली बार बने हो ऐसा नहीं है। ये यूपीए हुकूमत में भी गैर मुस्लिमों को मौका दिया गया और सिर्फ मरकज में नहीं बल्कि कई सूबों में भी। हाँ वो ठीक है, वो बात ठीक है आपकी, मगर फिर ये कहा जाएगा, फिर ये भी कहा जाता है ना तमाम लोगों की तरफ से कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी अगर कोई है तो वो मुसलमान है, 14.2% के करीब। सिख जो है वो 2% के आसपास हैं, तो फिर जाहिर तौर पर उनको मौका ज्यादा दिया जाता है। मतलब ये भी तो एक वजह है ना। ठीक है रोहन सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए एक बात चली थी इंतखाबात से पहले, इंतखाबात से बहुत पहले, मतलब लोकसभा चुनाव से बहुत पहले,
और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती गई, उस बात के ऊपर कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, खास तौर से राहुल गांधी की तरफ से जोर दिया गया, और वो था कास्ट सेंसस का, जातिगत जनगणना का। वो कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर बीजेपी मोटे तौर पर बैकफुट पर नजर आती है। वो नहीं चाहती शायद, क्योंकि उनकी एक पैसी पॉलिसी है, हालांकि मजबूरी में बिहार में उसको सपोर्ट करना पड़ा था जातिगत जनगणना के मुद्दे को। यह माना जा रहा है कि ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा लाया गया है, ये जातिगत जनगणना को एक तरीके से कहीं ना कहीं जवाब देने की रणनीति है ये बीजेपी की। क्या मानते हैं? क्योंकि ये खेल तो शुरू में आपने ही खेला है, तो उस खेल में अगर आपको फंसाया जा रहा है या आप फंसते जा रहे हैं, तो इसमें बीजेपी की क्या गलती है? कोई खेल फंसाया नहीं जा रहा खुर्शीद भाई, डिबेट आप करा रहे हैं। हाँ। नहीं तो हम लोग उस पर बात भी ना कर रहे होते, क्योंकि मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या बोलते हैं और किसको क्या क्या वो कहते हैं, उसका कोई सीमा तो है नहीं। हम लोग तो परेशान हो जाएंगे अगर उनकी एक एक बात को समझाने पे रहे तो। उनकी बात का कोई तर्क होता नहीं है। लेकिन एक बात समझिए कि ये जातिगत जनगणना का ये पूरा मामला क्या है। राहुल जी ने एक बात कहते हैं कि ये जातिगत जनगणना एज एक्सरे है हमारे सोसाइटी का, कि वो लोग जो लोग निर्णय ले रहे हैं, जो लोग सत्ता के शीर्ष में बैठे हैं या मीडिया में शीर्ष पर है या और किसी भी क्षेत्र में, वो लोग कौन लोग हैं। और फिर ये देखा जाए कि देश की जो आबादी है उनकी तुलना में उनको हिस्सा मिला है कि नहीं मिला। जब एक आंकड़ा राहुल जी हमेशा बोला करते हैं कि 90 IAS देश के सारे पैसे का, देश के सारे निर्णयों को लेते हैं, वो उनमें से सिर्फ 3 OBC हैं। तो आप समझिए कि जब जो फैसले ले रहे हैं वो लोग, तो जिनके लिए फैसला लिया जा रहा है वो लोग उसमें भागीदारी नहीं है। तो फिर प्रजातंत्र को सही मायने में, जमहूरियत को उसके असली मायने में लागू करने के लिए आप मुझे एक बात बताइए सर, आप प्लीज मुझे एक बात बताइए। देखिए ना, ये मतलब ये बड़ा टिपिकल मामला है। रोहन सिंह जी, राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि साहब वो जो इतने भी बड़े बड़े संस्थान हैं उसमें जो है वो मतलब जो बड़ी बिरादरियां हैं या उच्च जाति के लोग हैं वही बैठे हुए हैं। ये मीडिया में जितने भी एंकर हैं, कोई OBC का नहीं है, कोई फलानी कम्युनिटी का नहीं है, कोई मतलब जो है SC ST का नहीं है। मेरे भाई 2004 से 14 तक तो आपकी हुकूमत थी, तो क्या तब ये नहीं थे? ये तो तमाम सीनियर लोग हैं जिनकी बात वो कर रहे हैं, जिनके वो नाम गिना रहे हैं। तो मतलब ऐसे इश्यूज को उठाना कि भाई वो फला जगह पर वो नहीं है, वो वहां पर पिछड़ा नहीं है, वहां पर पसमानदा नहीं है, वहां पर SC ST का नहीं है, तो एक सिस्टम है। मतलब क्या मीडिया में भी या क्या प्राइवेट सेक्टर में भी क्या रिजर्वेशन लागू करने का मतलब इरादा है क्या कांग्रेस का? एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ खुर्शीद भाई, कि अगर मान लीजिए कि कांग्रेस 2004 से 14 में UPA 1 और 2 में उन्होंने OBC भाइयों को या शेड्यूल कास्ट भाइयों को या जो कमजोर तबका है अपना, उनको उतना मौका दिया, जितना नहीं था उतना नहीं हो पाया, जो बचा रह गया उनके लिए बात कर रहे हैं, तो बात करना गुनाह हो गया क्या? हम कहते हैं, मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हुए हैं और एक जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक, देखिए बात करना गुनाह नहीं है सर, बांटने की बात करना, और वो बांटने की बात कोई भी करे, चाहे वो PM करें या राहुल करें, बांटने की बात करना गुनाह है। अरे क्या हमें मालूम है, दिन भर यही करते खुर्शीद भाई। मेरी बात कह रहा हूँ, उसको सुनिए पहले। ये दोनों लोग बैठे हुए, दोनों से पूछ लीजिए कि जातिगत जनगणना समर्थन करते कि नहीं करते हैं। ये बता रहे हैं कि ये क्या हुआ? राहुल गांधी मैं बता रहा हूँ कि आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे जनता के बीच में, और ये जहाँ सरकार जाएगी उस दिन के बाद से जब जातिगत जनगणना शुरू होगी तो भारतीय जनता पार्टी अगले 50 साल नहीं आएगी, जैसा अमित शाह जी बोला करते थे। चलो ठीक है, वही होने जा रहा है। प्रभात जी, मैं आपसे जवाब लूंगा इस बात का। प्रभात जी, आप बताइए ईमानदारी से, क्या ये मतलब ये एक रणनीति के तहत इस मुद्दे को उछाला गया, मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा जो है? क्योंकि ये बात तो सच है कि जो कांग्रेस का मंशूर है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें एक शब्द भी कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जिससे ऐसा लगता हो कि वो कोई मुस्लिम रिजर्वेशन दिया जाएगा, या किसी लीडर का कोई ऐसा बयान नहीं आया। क्योंकि अचानक एक बात आ गई थी वो विरासत टैक्स की, फिर उसको भी कहीं ना कहीं मतलब जो है वो खारिज कर दिया गया, वो सारी बात, उस पर भी सफाई हो गई। इस पर यह भी बात हुई कि कुछ साल पहले बीजेपी के लीडर ही, जो टॉप लीडर्स थे, वो भी बात कर रहे थे, हिमायत कर रहे थे, इस पर चर्चा की। तो जब वो सारी बातें खुल करके आने लगी, पुराने ट्वीट या पुराने बयान सामने आए, तो फिर इस मामले को दबा दिया गया। अब ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था, कांग्रेस ने उठाया था, क्या उसे कमजोर करने के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा लाया गया है? आप ऐसा मानते हैं? खुर्शीद जी, पूरा ये चुनाव एक भ्रम की स्थिति में दोनों तरफ से लड़ा जा रहा है। वो उधर आरोप लग रहा है, उधर से उधर आरोप लग रहा है। सवाल मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी लोग मुसलमानों के जो रहनुमा हैं, जो बात करते हैं कि मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ, मेरी पार्टी आ जाएगी तो मैं ये कर दूंगा,
मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि इस देश का मुसलमान, कोई मुसलमान देश का लड़ना नहीं चाहता है, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता। इन दोनों पार्टियों ने दो लाइन खींच की है कि वो उनका वोट बैंक, ये हमारा, हम इस तरफ है वो उस तरफ। ये नहीं होना चाहिए इस देश में। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है जी, उसको किस तरीके से वो किया गया, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में क्या है, उनकी क्लियर है बिल्कुल का। देखिए, राष्ट्र देश सबसे पहले है, हम सब भाई हैं और देश में रहते हैं। इस देश के अंदर सारे राजनीतिक तो ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, इससे लोगों को बचना चाहिए। अब आज कोई नहीं लड़ना चाहता है, कोई आपस में नहीं लड़ना चाहता है। आदमी को डेवलपमेंट चाहिए, आदमी को विकास चाहिए, आदमी को अपने परिवार की रोजी रोटी चाहिए, आदमी को अपने खुद में अपने जो उनके बच्चे हैं उनकी अच्छी शिक्षा चाहिए। मेन स्ट्रीम में आप अगर किसी को ला रहे हैं, मैं फिर एक बार कहूंगा कि 10 साल के अंदर जो इस देश की राजनीतिक पद्धति है, परिवर्तन आया है, उसको तो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वही राजनीति कर रहे हैं, उसे समझने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, पीडीए की जो पॉलिटिक्स है या पीडीए का जो फॉर्मूला है या पीडीए की जो रणनीति है, समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की रणनीति लेकर के वो चल रही है, आपको लगता है कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन उसके ऊपर असर डालेगा, उसे प्रभावित करेगा? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, चुनाव का वक्त चल रहा है। देखिए, आज 1 मई है, श्रम दिवस है। श्रम दिवस की सभी को बधाई। और ये तय कर दे रहा श्रम दिवस, क्योंकि श्रमिकों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जो अन्याय और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये आज अंतिम दिन होगा। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। सवाल यहाँ यह है, आपने बहुत सही प्रश्न किया, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वो अगड़े जो मुख्यधारा से पीछे रह गए हैं। सवाल 90% आबादी का है। इनको यदि अगर मुख्यधारा से काट दिया गया है तो इनको लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और इनको इनका हक न्याय दिलाने की बात कर रही है। चाहे जनगणना पे क्यों मिर्ची लगती भारतीय जनता पार्टी? जनगणना से कम देश के अंदर ये तय हो जाएगा कि कौन जातीय जनगणना कितनी प्रतिशत में, कितनी प्रतिशत में लोग पीछे छूट गए हैं। और अगर पीछे छूट गए, मुख्यधारा से रह गए हैं, तो जाति, आर्थिक सब कुछ है, तो उनको उनका हक दिलाने में क्यों, क्या दिक्कत है? सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान सुन ले, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, इनको भी ध्यान देना चाहिए। क्या मुसलमान को इस देश का नागरिक नहीं मानते? जो बार बार आप मुसलमान की बात करते हैं, सवाल क्यों नहीं पूरे देश के नागरिकों, नौजवानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, छात्रों की बात हो, इसके बजाय आप मुसलमान और वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, कम से कम अल्फाज में हाना में जवाब दीजिएगा। क्या मुद्दा मुसलमानों का ही सिर्फ होना चाहिए या डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए? सुमित जी, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। जी 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 जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अभी पूछने का वक्त नहीं सर, जवाब दे दीजिए वरना मैं यही खत्म कर दूंगा प्रोग्राम को, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। सपा के जो प्रवक्ता हैं ये आरोप लगा रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ पूछता हूं इनसे, क्या हिंदुओं की बात नहीं होनी चाहिए? सबकी बात होनी चाहिए। देखिए, इस देश की जो आबादी है वो तकरीबन 140 करोड़ है, सबकी बात होनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लगातार इस बात को कहते रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो सबका यकीन जीतने के लिए 140 करोड़ की बात होनी चाहिए। 20 करोड़ को बाहरी बता करके, घुसपैठिया बता करके या उनके नाम पर रिजर्वेशन का जो है प्रोपेगेंडा चला करके चुनाव की बात नहीं होनी चाहिए, वोट की बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब, खुदाफिज।